नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सरकार ने चौथी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चौथी तिमाही में देश की जीडीपी 6.1% रही है। इससे पहले देश की जीडीपी 4.4% थी। जनवरी मार्च तिमाही का ये जीडीपी ग्रोथ रेट भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से बेहतर है। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट 5.1% रहने की उम्मीद जताई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे वित्त वर्ष 2022 से 23 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने बुधवार को जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2021 से 22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.1% रही थी और ऐसे में इसी के साथ सरकार ने राजकोषीय घाटे के आंकड़े भी जारी किए हैं। सरकार का राजकोषीय घाटा नीचे आया। ये भी अनुमान है कि बेहतर रहा है। अगर वित्त वर्ष 2022 से 23 में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आंकड़ों को तिमाही आधार पर देखें तो अप्रैल जून तिमाही में इंडिया की इकोनॉमी ने 13.1% की दर से ग्रोथ रेट दर्ज की है और ऐसे में जबकि जुलाई सितंबर में ग्रोथ रेट 6.2% और अक्टूबर दिसंबर में 4.5% रहा। अगर वित्त वर्ष 2022 से 23 में इकोनॉमी का ग्रोथ के आंकड़ों की तिमाही आधार पर देखें तो अप्रैल जून तिमाही में इंडिया की इकोनॉमी ने 13.1% की दर से ग्रोथ दर्ज की है, जबकि जुलाई सितंबर में ग्रोथ रेट 6.2% और अक्टूबर दिसंबर में 4.5% रहा है। इधर जैसे ही भारत की जीडीपी के बारे में डिटेल सामने आई, केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंकड़ों को भारत की लचीली अर्थव्यवस्था के संकेत बताया और सराहना भी की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि देश न तो उपभोग कर रहा है और न ही पर्याप्त उत्पादन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 2022 से 23 की जीडीपी वृद्धि के आंकड़े वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। समग्र आशावाद और सम्मोहक मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों के साथ ये मजबूत प्रदर्शन लोगों की दृढ़ता का उदाहरण है। पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि अर्थव्यवस्था QS-QT जैसे फिल्म नहीं है, क्वार्टर से क्वार्टर तक। आज की जीडीपी आंकड़ों में खुशी की कोई वजह नहीं है। निवेश और खपत के दोहरे इंजन पर गहरी संरचनात्मक समस्याएं बनी हुई है। जयराम रमेश ने कहा कि निजी खपत में चौथी तिमाही में स्थिर कीमतों पर केवल 2.8% की मामूली वृद्धि देखी गई। पीएम के ट्वीट के अनुसार वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग GVA ग्रोथ रोजगार सृजन की रीढ़ है। हकीकत ये है कि ये दर 11.1% है से 1.3% तक तेजी से गिर गई। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने चौथी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं और इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चौथी तिमाही में देश की जीडीपी 6.1% रही है। इसे किस तरह से आप देखते हैं? ये कितनी बड़ी सफलता सरकार की है? अश्विनी जी। हेलो सर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सर, सवाल इस बात को लेकर कि सरकार ने चौथी तिमाही के लिए जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चौथी तिमाही में देश की जीडीपी 6.1% रही है। इससे पहले देश की जीडीपी 4.4% थी।
ये जो उछाल देखने के लिए मिला है, ये सरकार की क्या एक बड़ी सफलता के तौर पर देखते हैं आप, और इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार की सफलता है। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो विजन है, सरकार जिस प्रकार से एक्ट कर रही है, उस हिसाब से ये सरकार की सफलता ही है। और ये सामने आंकड़े कोई किसी प्राइवेट जो निजी संस्था के नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं, एनओसी के आंकड़े हैं। और आप अगर देखें तो पूरे जो विश्व में भी बाकी देशों की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, जीडीपी कहाँ जा रही है, और जो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर भी उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। इवन दो बहुत सारी एजेंसियों ने प्रेडिक्शन की है कि जो रिसेशन पूरे यूरोप और विश्व में देखने को मिल रहा है, उसका असर भारत में नहीं होगा। तो इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। भारत में हर चीज जो है, चाहे वो प्रोडक्शन कहें, चाहे एक्सपोर्ट कहें, हर चीज के आंकड़े आगे बढ़ रहे हैं, खपत बढ़ रही है। सरकार की योजनाएं हैं। अभी कल सरकार ने जो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नई भंडारण नीति का जो बारे में जो योजना बनाई है, तो इस प्रकार की सरकार की जो योजनाएं हैं उससे निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन कई बार, हालांकि हम अर्थशास्त्री होने के नाते राजनीतिक कमेंट देना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल जो है अपने ही देश की छवि को खराब करने में लगे। अगर ये सब लोग मिलकर देश की छवि और देश की प्रगति के लिए काम करें तो मुझे लगा कि ये जो चीजें हैं वो डबल हो सकती हैं। मतलब यानी हम विश्व में और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के प्रयास ही काफी नहीं होंगे। ठीक है राजेश जी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? अगर देश की जीडीपी में उछाल आया है तो इसमें सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए नेहा जी, जिस प्रकार जो भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पे अग्रसर है। कि आपने देखा कि पूरी दुनिया जब कोरोना काल से जूझ रही थी और पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी छाई हुई है इस समय कोरोना काल के बाद से, तो और हमारे आरबीआई का भी जो अनुमान था और बाकी भी जो एजेंसीज थी उनका भी अनुमान था कि ये जो ग्रोथ रेट होगा, ये जो विकास दर होगा जीडीपी का, तो तिमाही का, वो 5.1% होगा, लेकिन 6.1%, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है भारत के लिए। और ये प्रधानमंत्री जी का एक जो सशक्त और मजबूत जो नेतृत्व है और उनकी जो भविष्य की जो सोच है, उसकी ये देन है कि ऐसा हो रहा। और केवल जो है तिमाही का ये जो आप 6% का जो ग्रोथ रेट देख रही है, वो हर सेक्टर में है। चाहे अगर आप कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र लेंगी तो 10.5% का जो रफ्तार बढ़ा, उसके बाद अगर माइनिंग का क्षेत्र लेंगी 4.5% का ग्रोथ रेट रहा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6.9% का ग्रोथ रहा। तो ये हर सेक्टर में, चाहे किसी का क्षेत्र हो, 4.5% का ग्रोथ रेट रहा। तो हर सेक्टर में प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए विदेशों ने भी इसका लोहा माना कि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तो आखिर ऐसी क्या क्वालिटी और क्या चीज प्रधानमंत्री के अंदर है कि उनकी नेतृत्व क्षमता देश को लगातार जीडीपी उसकी बढ़ रही है और लगातार हर सेक्टर में जो है कि वो देश को आगे ले जा रहा है। लेकिन वहीं पे नेहा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अभी राहुल जी का एक बयान आया, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि लंदन में जाकर के भारत की किरकिरी करवा रहे थे। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति इनकी जो घृणा है वो इतनी। ठीक है, जीडीपी में बात करते हैं ना पहले, मैं ठीक है उस पर आती हूँ, मैं आती हूँ। नहीं, मुद्दे से भटक जाएंगे ना, मुद्दे से भटक जाएंगे हम, उस पर नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, 10 सेकंड उसी संबंधित बात कर रहा हूँ। ये इन्होंने कहा कि भाई 80 के दशक में दलितों की वो स्थिति थी जो आज मुसलमानों की स्थिति है। इनको समझ में नहीं आया कि 80 के दशक में भी कांग्रेस की सरकार थी और केवल केंद्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है कौशिक जी, विजय कौशिक जी, ना तो देश उपभोग कर रहा है और ना ही पर्याप्त उत्पादन कर रहा है। देश में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि ना ही उपभोग हो रहा है ना ही उत्पादन हो रहा है? फिर आखिर क्या सरकारी आंकड़े पे सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी? नेहा जी, अगर आंकड़ों से पेट भरता तो देश में कोई गरीब ना होता। देश की बदकिस्मती से
आज देश का प्रधानमंत्री फर्जी फकीर ना होता, तो हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जिन्होंने एक बार पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के हेड को डिपार्टमेंट सहित इसलिए खत्म कर दिया कि उन्हें ये बताया गया कि भी ये डिपार्टमेंट जो जनता के लिए हम काम करते हैं उन्हें जनता तक पहुंचाता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जो जनता के लिए हम काम करेंगे, मान लीजिए हैंडपंप लगाया, सड़क बनाई या कोई भी काम कराया, तो जनता तक वैसे ही पहुंच जाएगा, उसके लिए हमें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है। और यहाँ तो माननीय मोदी जी हजारों करोड़ रुपए अपने खुद के प्रचार में खर्च कर चुके हैं। टॉयलेट से लेकर संसद तक केवल एक ही देश में चेहरा दिखाई देता है, नरेंद्र मोदी जी का। नहीं, जीडीपी ग्रोथ रेट को नकार रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी नकार रहे हैं, आप लोग नकार रहे हैं क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ। एक तरफ तो सरकार के मुताबिक 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा है, दूसरी तरफ आप परिस्थितियां देखिए, 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हर साल, 2 करोड़ रोजगार ऑन रिकॉर्ड हर साल छिने हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये आंकड़े सच हैं, जमीनी आंकड़े सच हैं? गरीब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास के लोग आत्महत्या करने लगे महंगाई के कारण। तो जो जमीनी सच्चाई है और ये जो आंकड़ेबाजी है, जनता को केवल गुमराह करने की बात है। आज सरकार ने, मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार की इतनी अच्छी स्थिति है तो बुजुर्गों की ट्रेन में जो कंसेशन थी वो खत्म कर दी। क्यों नहीं लोगों को सिलेंडर की सब्सिडी समय पर मिली? क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ, लोगों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के लिए सरकार को कर्ज लेने पड़े। देश के ऊपर जो 40 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था वो मोदी राज में बढ़कर 140 लाख करोड़ कैसे हो गया? तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, तो भाई जो दूसरा पक्ष है वो इतना खराब क्यों है? ये ग्रोथ रेट बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ रेट बढ़ रही है, घट रही है, इससे आम जनता को मतलब नहीं है। जनता को मतलब इस बात से है कि महंगाई कम हो रही है नहीं हो रही, बेरोजगारी खत्म हो रही है नहीं हो रही, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर आने वाले टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब सवाल इस बात को लेकर, जो ग्रोथ रेट बढ़ी है, आम जनता पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ सकता है? और क्या इस ग्रोथ रेट के बढ़ने के साथ ही ये भी एक तय होता है कि एमएसएमई सेक्टर, जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, जीडीपी के अंदर अगर जो ग्रोथ जो दर्शाता है तो उसमें सारे सेक्टर का योगदान रहता है, चाहे कृषि हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे आपका एमएसएमई सेक्टर हो, हर क्षेत्र का रहता है। किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। समय समय पर हर क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा और कम और ज्यादा होता रहता है, उसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले बार सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश का रीढ़ की हड्डी है, जिसके लिए सरकार, मैंने जैसे कहा कि कल इन्होंने एक घोषणा की है कि हर ब्लॉक लेवल पर वो भंडारण की व्यवस्था करेंगे, ताकि विश्व में जो पूरे खाद्य भंडारण का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी हो रही है और उसको समझने की भी जरूरत है। तो महंगाई दर रिजर्व बैंक के आंकड़े में बता रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि भाई ये राजनीतिक दलों को, क्या किसी भी सरकारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो भी ऐसी संस्थाएं हैं उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? ये आंकड़े कोई, हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनको इन संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा आंकड़े जो दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? आप देखिए, हमारे जीएसटी कलेक्शन कम से कम 2 करोड़ को टच करने वाला है, महंगाई दर कम हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, सड़क निर्माण बढ़ रहा है, रेलवे का जो कनेक्शन है, अभी आपके सामने ही नए रेल कनेक्शन जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए, महंगाई दर तो सब कम हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो दिखता नहीं है। विजय कौशिक जी, अभी आप सुन रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनका किसी राजनीतिक पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये कह रहे हैं महंगाई दर कम हो रही है, बेरोजगारी दर कम हो रही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों आप लोगों को नहीं दिखता है? ऐसी कौन सी पट्टी बांधकर कांग्रेस पार्टी बैठी है? आपका मन मोदी जी की फर्जी चाय पीने का कर रहा है, तो स्टूडियो में चाय का ऑर्डर दीजिए और उसके साथ नमकीन बिस्किट वगैरह मंगवाइए। हमारे मन की छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी का मन क्या कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कौन सी पट्टी बांध के बैठी है, इस बात का जिक्र करिए ना। आप जो नमकीन का पैकेट मंगाएंगी, पहले उसमें अगर 50 ग्राम मात्रा हुआ करती थी तो वो 25 ग्राम रह गई है। ये महंगाई की मार है। इन्होंने पैकिंग वही रखी है कंपनियों की तरह,
रेट वही रखे हैं, लेकिन माल आधा कर दिया। वही आंकड़ेबाजी का खेल देश भर में चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आम जनता तो छोड़िए, जब सरकार ही मान रही है कि 80 करोड़ लोग देश के, कोई छोटी तादाद तो नहीं है, और 5 किलो गेहूं पर जिंदा। अच्छा, मैं एक और सवाल करता हूँ कि भाई मान लीजिए 70 सालों में देश की किसी भी सरकार ने आरबीआई के रिजर्व फंड से 1 रुपए नहीं लिया, और मोदी सरकार 2 बार उस रिजर्व फंड से पैसा निकाल चुकी है। ये देश की भयावह स्थिति की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये जो आरबीआई का रिजर्व फंड है ये इसलिए रखा जाता है कि देश में कोई भी आपात स्थिति आ जाए और लोग बैंकों के आगे लाइन लगा लें तो उन्हें फिक्स अमाउंट दिया जा सके। चाहे आपने 10 लाख बैंक में जमा है, लेकिन फिर भी आपको 5,000, 10,000, 50,000 तक आपको दिया जा सके, इसलिए वो आरबीआई का रिजर्व फंड होता है, और वो जनता का ही पैसा होता है। अगर उसे भी निकाल कर खा लें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप विकास की बात कर रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, आपने टैक्स बढ़ा दिए, आपने लूट बढ़ा दी, एक भी स्मार्ट सिटी बनाई हो तो बता दीजिए। ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, वक्त की कमी है मेरे पास। जी राजेश जी जल्दी से। देखिए नेहा जी, विजय कौशिक को जानकारी है लेकिन थोड़ा अल्प जानकारी है। ये सही कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, लेकिन उसके साथ इन्होंने वैक्सीनेशन को भूल गए कि भाई उनको फ्री में वैक्सीनेशन भी किया गया। दूसरी बात कि भाई 11 करोड़ लोगों को शौचालय भी मिला, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी मिला, जन धन योजना के तहत 50 करोड़ लोगों का खाता खुला, और आयुष्मान भारत की तरफ 55 करोड़ लोगों को उसका लाभ भी मिला। 7 करोड़ लोगों के घर में जो है कि अब कारें आ गई, और 10 से ऑर्गेनाइज सेक्टर में 15 से 20 करोड़ जो रोजगार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि 10 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत से उनको लोन भी मिला हुआ है। तो अगर इन लोगों के साथ आप 4 लोगों को जोड़े तो नहीं, और अगर यही आधार है देखने का, तो ये जो कल अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया है कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, यानी कि राजस्थान में भी हाल बेहाल है, इसको भी लेके चला जा सकता है। और अगर है तो आपकी सरकार भी है वहां पर, इसके लिए भी किसको जिम्मेदार ठहराया जाए वो भी यहाँ पर देखना होगा। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था, अश्विनी जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ कि आरबीआई से पैसा लिया जाता है, अगर लिया जाता है जब हालात खराब होते हैं तभी लिया जाता है। ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार तो 2 बार ले चुकी है, और उसके बाद ये आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी हो रही है। ये क्या, कौन सा मापदंड है, क्या ये तरीका सही है? देखिए, रिजर्व बैंक के पास जो सरप्लस फंड है उसको सरकार कोई भी रही है वो लेती है, तो किसी की जेब में फंड की बात नहीं कर रहा, आरबीआई के रिजर्व फंड की बात कर रहा हूँ। रिजर्व फंड, हाँ रिजर्व फंड की बात कर रहा हूँ। रिजर्व बैंक से जो रिजर्व फंड जो है सरकार ने रख लिए हैं, तो उसको देश की प्रगति में, देश की योजनाओं में लगाया गया है, वो किसी के पॉकेट में गया है। जो भी पैसा है उसका सबका, अभी आप बताइए कि सरकार ने इस बार जो अपना बजट घाटा है उसको नियंत्रित रखा है, तो उसके लिए क्या करे सरकार, या कहीं से जाके लोन ले। अगर लोन लेगा तो उसका बजट घाटा जो है बढ़ जाएगा, बजट घाटा बढ़ेगा तो उसका नुकसान अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी सरकार देश में आप लोगों को अगर ज्यादा परेशानी है तो आप जाके उस देश की हालत देखिए, पड़ोसी देश की, वहां पर अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। आप इस देश में चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसका काम है कि जनता को राहत देना। सरकार पिछले बहुत समय से आप राजनीतिक बात मत किया कीजिए। आप अगर देखिए परेशानी आपका पड़ोसी देश है हमारा, वहाँ पर देखिए पेट्रोल क्या है, डॉलर क्या है, आटा क्या है, ये उस देश की राजनीतिक हाल है। आज देश जो है अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंची है, आज यूएस की, चाइना की इकोनॉमी जो है, जीडीपी जो है वो कम हो रही है। ऐसे भी देश हैं दुनिया में जहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत कम है। अगर हम चाइना की बात करें तो उससे डबल ग्रोथ रेट भारत की इस वक्त निकल के सामने आई है। ये भी कहीं ना कहीं शो करता है, ये दिखाता है कि चाइना हमसे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी जो है आधी हो गई है। बाकी जो यूरोपियन कंट्री है उनकी जीडीपी कम हो गई है, यहाँ बढ़ रही है, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? सारी चीजें बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। अगर जीएसटी बढ़ा है तो उसका मतलब
देश में मजाक बन रहा है। काम बढ़ा है तो लोगों को रोजगार मिला है, लोगों में पैसे जो है वो जेब में गए हैं। ऐसा थोड़ी है कि जीएसटी कहीं सरकार ने अपने पास से निकाल के जीएसटी में जमा कर दिया। तो जीएसटी में जमा होने का मतलब कि इतना बिजनेस हुआ है। और जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को झुटलाइए हमारे। बिल्कुल, आंकड़ों को झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि ये आंकड़े तथ्यों पे आधारित होते हैं। सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं दे पाऊंगी। राजेश जी माफ कीजिएगा, आपको भी वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।